प्लांट्स में हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास टॉपिक रहेगा इसके अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स में सेकंड चीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और थर्ड हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंडर ही हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्दर कैटेगरीज अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, कि हमने बोला जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, तो यहाँ पे एसेंशियलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमने क्या बोल दिया कि ये जो मिनरल्स हैं वो कैसे हैं, एसेंशियल हैं, और बाकी मिनरल्स को हमने एसेंशियल क्यों नहीं बोला। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे जो एसेंशियल मिनरल्स हैं उनको, उनमें हम माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें हम इनके बात करेंगे कि जो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जो फंक्शन है वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं, और लास्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आपके पास, कौन से मिनरल आयन की डेफिशिएंसी से कौन सी आपके पास क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, कौन से सिम्टम दिखाई देंगे, और जब क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ये सब टॉपिक्स क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं आपके पास फर्स्ट, दैट इज द हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, अब देखो जब हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल लेस, बिना सॉइल के पानी में ही क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। उस टेक्निक को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोइंग प्लांट इन अ सॉइल लेस न्यूट्रिएंट, ग्रोइंग प्लांट इन अ सॉइललेस कल्चर बोल सकते हैं हम। ठीक है, न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, सॉइललेस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या डायरेक्ट इसको हम कल्चर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, पानी में हम क्या कर रहे हैं, पोनिक्स मतलब प्लांट। ठीक है, तो हम पे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट में ग्रो करवा रहे हैं। तो मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है, या फिर मेरे पास कोई जार है। ठीक है, अब इस जार में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है, वाटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपके पास प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, ठीक है, वो मैंने क्या कर रही है, अब जो जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, जितना भी मेरे को सोर्स चाहिए सारा किस में डाल दिया है, एरिएशन, जो भी चीजें हैं। अब हमने क्या किया, सॉइल, जो यहाँ पे सॉइल के बिना जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमने कहाँ पे ऐड कर रखे हैं, वाटर में ऐड कर रखे हैं। तो प्लांट्स क्या करेगा, अब वाटर से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा और खुद की ग्रो करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट हम सॉइल क्या करते हैं, सॉइललेस जो हमारे पास कल्चर होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, अभी जो हाइड्रोपोनिक्स है इस मेथड का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हाइड्रोपोनिक्स मेथड इज यूज टू, या फिर दिस मेथड is used to study the mineral requirement, the minerals requirement of plant. ठीक है,
ये जो हमारे पास सॉइललेस कल्चर होता है वो किसका रोल बताता है, कौन से मिनरल का मेरे प्लांट के ऊपर कौन क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, अगर मुझे ये देखना हो कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से इस प्लांट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें क्या करूंगी, मैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कर दूंगी, ठीक है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत कम कर दूंगी। तो क्या होगा, मेरे प्लांट की ग्रोथ कैसे इम्पैक्ट होगी, उससे मुझे क्या करने में स्टडी हेल्प हो जाएगी कि आपके पास जो नाइट्रोजन है वो मेरे प्लांट की ग्रोथ में ये चीजें परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स की जो टेक्निक थी वो किसने दी थी, हाइड्रोपोनिक्स गिवन बाय, जो हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक थी वो आपके पास दी थी जूलियस बोन सैक्स ने, जूलियस बोन सैक्स ने, ठीक है। जूलियस बोन सैक्स क्या है आपके पास, ये आपके पास एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, तो ये हमारे पास है जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। और इन्होंने 1880 में क्या दी थी आपके पास, हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्शियली बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास हम टोमेटो को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, सीडलेस क्यूकम्बर हो गया हमारे पास, सीडलेस क्यूकम्बर, ठीक है, लेट्यूस हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम बहुत सारे वेजिटेबल्स को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, कैसे, सॉइललेस कल्चर से। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया। देखो हाइड्रोपोनिक्स में हमें क्या आएगा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो सॉइललेस कल्चर है उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोल देते हैं। तो हमें हाइड्रोपोनिक्स का पता होना चाहिए। दूसरा, ये किस में हेल्प करता है, तो ये स्टडी करने में हेल्प करता है कि मेरे पास कौन से न्यूट्रिएंट का प्लांट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मिनरल रिक्वायरमेंट को स्टडी करने में हेल्प करता है। तीसरा आपके पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो किसने बताया था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, जूलियस बोन सैक्स ने बताया था। अब आपने जूलियस बोन सैक्स का नाम पहले भी सुना होगा। फोटोसिंथेसिस में जो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें स्टार्च बनता है, ठीक है, और वो जो स्टार्च बनता है वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और वो जो ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें बताई थी वो भी किसने बताई थी, जूलियस बोन सैक्स ने बताई थी। तो जूलियस बोन सैक्स ने एक तो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया है, दूसरा इन्होंने बताया है कि जो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है उसको स्टार्च बोलते हैं, वो स्पेशल बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास मिनरल न्यूट्रिएंट्स की। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास प्लांट है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो जो बेसिकली अगर हम बात करें तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज्यादा फाइंड आउट है, ठीक है। आपके पास अगर मैं बात करूं तो अराउंड 105 जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 105 एलिमेंट्स आर फाउंड, ठीक है। अब ठीक है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 105 मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो 105 हैं, 105 हैं, उनमें से भी जो 60 हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, 60 एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट, ठीक है। अब देखो ये जो 60 के 60 एलिमेंट्स हैं ये सारे एसेंशियल नहीं है, ठीक है, दीज नॉट आर एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मान लो मेरे पास ये कोई प्लांट है, ठीक है, XYZ कोई भी प्लांट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, मान लो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है साइड में, ठीक है, चाहे वो कैसे भी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी मतलब ऐसे न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनवायरमेंट से या फिर पानी से कहीं से भी क्या होगा, जो यहाँ पे सॉइल होगी, ठीक है, इस सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होंगे, ठीक है,
क्योंकि इंडस्ट्री के पास है, कोई भी इंडस्ट्री मान लो, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल में तो बहुत ज्यादा, सॉइल में तो हमने क्या बोला कि आपके पास 105 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से भी 60 हमारे पास प्लांट्स में मिलते हैं, लेकिन सारे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लांट जिस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहा है, जिस सॉइल में ग्रो कर रहा है, वहां से वो क्या करेगा, डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, पर सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं चाहिए होते। कितनी बात क्लियर है, ठीक है। अब जो प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उनको हम बोल देंगे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो प्लांट्स को चाहिए उनको हमने क्या बोल दिया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 17 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 17 एसेंशियल एलिमेंट बोल सकते हो, न्यूट्रिएंट बोल सकते हो, ठीक है। तो 17 ही हमारे पास क्या होते हैं, जो प्लांट को एसेंशियल होते हैं वो होते हैं 17 एलिमेंट्स, ठीक है। और बाकी जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, प्लांट एब्जॉर्ब तो करेगा पर उनका यूज नहीं करेगा। अब देखो हमें कैसे पता लगा, हमने क्यों बोला इनको एसेंशियल, तो एसेंशियल बनने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, कोई क्राइटेरिया होगा भी, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम होता है तो उसको भरने का कोई क्राइटेरिया होता है कि जैसे टीचिंग एग्जाम है तो सबने क्या होनी है, बीएड होनी चाहिए, कंपल्सरी है वो चीज, ठीक है। वैसे हम बाकी न्यूट्रिएंट्स को हमने क्या नहीं बोला, एसेंशियल नहीं बोला, क्योंकि वो क्राइटेरिया पास नहीं कर रहे थे। तो जो 17 एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, क्राइटेरिया पास कर देते हैं, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट या एसेंशियल एलिमेंट्स बोला जाता है। और वो जो एसेंशियल क्राइटेरिया होता है उसमें फर्स्ट आता है हमारे पास एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। जो मेरे पास जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट है वो जरूरी चाहिए किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एब्सोल्युटली नॉर्मल ग्रोथ, सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना उस मिनरल न्यूट्रिएंट के प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लिखूं तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ इसको, प्लांट डू नॉट कंप्लीट their life cycle in their absence। ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट जिसके एब्सेंस में जो प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है, उस न्यूट्रिएंट को हम बोल देते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। सेकंड, जो न्यूट्रिएंट होता है हमारे पास, एसेंशियल जो एलिमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, नॉट रिप्लेसेबल। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास, मेरे पास क्या है, मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जगह मैं किसी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट को दे देती हूँ। अब नाइट्रोजन को हमने बोल दिया कि वो क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नाइट्रोजन की जगह मैं कोई और न्यूट्रिएंट दे दूं तब भी वो भी उसका काम कर दे रहा है, ठीक है। तो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए कि उसका काम कोई और भी कर सकता है, नहीं, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, उसी न्यूट्रिएंट को, उसी एलिमेंट को हम एसेंशियल बोलेंगे जो कैसा हो, नॉट रिप्लेसेबल, ठीक है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जाता है बाय एनी अदर एलिमेंट, ठीक है, बाय एनी अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस ना हो सके, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो होता है मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए, मस्ट बी डायरेक्टली involved in a plant metabolism, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया पास करेंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। कितनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 17 एसेंशियल एलिमेंट्स की। हमने बोला कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, 17। तो यहाँ पे हम उनकी बात कर लेते हैं, हमारे पास 17 एसेंशियल एलिमेंट्स की, ठीक है। हमने क्या किया, इनको
17 जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, हमने बोल दिया ये हमारे पास जरूरी है, ना तो इनको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही ये क्या कर सकते हैं, इनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 17 न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स हैं, तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको डिवाइड कर दिया हमने 2 कैटेगरीज में, ठीक है। जिसका अमाउंट ज्यादा चाहिए या उसका अमाउंट कम चाहिए उसके बेसिस पे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएंगे 2 टाइप के, एक हो जाएंगे हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और एक हमारे पास हो जाएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कैसे चाहिए, ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में चाहिए, एक मिनट, ट्रेस एलिमेंट required less than 10 millimoles per kg of dry weight, ठीक है, ड्राई वेट बोल सकते हो, ड्राई मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो क्या चाहिए, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी होने चाहिए, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ड्राई वेट की बात हो रही है, ठीक है। तो वो जो आपके पास क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको हम बोल देंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और 9 हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल बन जाएगी, प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन एक्सेस, जो मैक्रो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा में होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन एक्सेस, जो ज्यादा में प्रेजेंट होंगे इन एक्सेस, ठीक है, एक्सेस देन, या फिर मोर देन लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली एक्सेस लिख सकते हैं या मोर लिख सकते हैं, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी, ठीक है, 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर से ज्यादा होने चाहिए, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ अ ड्राई मैटर, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यस मैम। अब देखो हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब पहले अगर मैं बात करूं आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें हमारे पास आता है, अब इसकी ट्रिक है, अगर आपके पास इससे बेस्ट ट्रिक होगी तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है कॉन, CHON, ठीक है, कॉन, पीसेगा PS, PCM, ठीक है। अब यहाँ से C से हो जाएगा कार्बन, ठीक है, H से हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, O से हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, N से हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे P से हमारे पास हो जाएगा फॉस्फोरस, कैल्शियम, ठीक है। S से हो जाएगा हमारे पास सल्फर, ठीक है। अब ये जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटाशियम को, ठीक है, ये वाला P यहाँ पे हो जाएगा पोटाशियम, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये वाला जो P है वो बता रहा है किसको, पोटाशियम को, ठीक है। यहाँ से C से हो जाएगा आपके पास कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ पे M से हो जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, और कौन से हमारे पास कैसे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे मेरे पास क्या हो जाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, क्लियर है बात है,
यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जो कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास मॉलिब्डेनम, ठीक है, बोरोन, जिंक, कॉपर, निकल, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉपर, उसके बाद आ गया मेरे पास निकल, ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ गया क्लोरीन या जिसको हम क्लोराइड भी बोल देते हैं, और उसके बाद आ गया आयरन। 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, हमारे पास आ गया मोलिब्डेनम, बोरोन, और एक रह गया हमारे पास मैग्नीज। तो इसको मैं थोड़ा सा मोलिब्डेनम, बोरोन, जिंक, और यहाँ पे हम कर लेते हैं मैग्नीज। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, एक मेरे पास हो जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मेरे पास क्या हो जाएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास 18 नंबर, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पास ज्यादा होते हैं, 9 नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक है वो है आपके पास थोड़ी सी अजीब है। ठीक है, ऐसे है ये, मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है ये, तो देख लेना, अगर आपको कहीं और ट्रिक मिल रही है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ना मोहब्बत है। ठीक है, तो मोहब्बत से दो चीजें बन जाएंगी, MO से मोलिब्डेनम, और BA से, बी जो है वो बोरोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ZN से जाने मन है, यहाँ पे जाने मन जो भी है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे भी दो वर्ड है, दो वर्ड ले रहे हैं। ठीक है, जाने मन, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे है जाने मन। ठीक है, क्योंकि हम मन को ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, MN। ठीक है, तो है ये ऐसे बनाई हुई। ठीक है, यहाँ पे Cu से है कॉपर, तो यहाँ पे क्यों, निकल से है निकाल, Cl मतलब निकाल फेंकी। ठीक है, तो फेंकी F से आयरन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और ट्रिक मिलती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हमें तो हो गया है ऐसे ही याद। ठीक है, पर आप कर सकते हो। तो देखो हमारे पास जो दो ट्रिक्स है, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो मोहब्बत में आपको MO लिखना है और B से लिखना है, तो मोलिब्डेनम हो जाएगा, और B से क्या हो जाएगा मेरे पास बोरोन हो जाएगा, जाने मन से ZN हो जाएगा, ZN जिंक हो जाएगा, मैग्नीज मन से MN हो जाएगा, कॉपर से, ठीक है, क्यों से हो जाएगा मेरे पास कॉपर, नी से हो जाएगा मेरे पास निकल, निकाल Cl से हो जाएगा मेरे पास क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड, और जो मेरे पास Fe है फेंकी से हो जाएगा मेरे पास आयरन। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से कौन पीसेगा, PCM, और एक मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंकी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जो हमारे पास 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ किसकी तरह काम करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, जो क्या बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, ठीक है, आपके पास DNA बनाएंगे, RNA बनाएंगे। ठीक है, वो सारे किसमें आएंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की जगह। जो आपके पास सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सारे किसमें आएंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, कार्बन हमें हर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में मिलेगा, हाइड्रोजन हर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में मिलेगा, ऑक्सीजन हो गया, और नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो मेरे पास बनाते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं मेरे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हमारे पास क्या होता है,
जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो मतलब जितना भी हमारा डीएनए बन रहा है, जितना भी हमारा आरएनए बन रहा है, वो किससे बन रहा है? उसमें हमारे पास नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी है तो ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, आपके पास कार्बन भी इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है। चाहे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं, कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाऊं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसमें से अब ये जो 17 एलिमेंट्स हैं, कुछ क्या हुआ है उसमें से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाएंगे। सेकंड, जो आपके पास एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, या फिर कैटायन और एनायन का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, सोडियम आयन का बैलेंस। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, ये मेरे पास क्लोराइड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या करेंगे, ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास पोटाशियम, सोडियम और क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑस्मोटिक बैलेंस की तरह काम करेंगे ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स का मतलब क्या होगा, ये जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने में काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दूं, हमने किसकी बात करी है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कोफैक्टर पढ़ा है, पढ़ा है ना। ठीक है, अब yes जो ma'am. कोफैक्टर होता है वो क्या होता है हमारे पास, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ। ठीक है, अब ये जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ठीक है, जब तक ये एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो रही है कि मेरे पास जो होलो एंजाइम है, ठीक है, होलो एंजाइम क्या होगा, जो कंप्लीट एंजाइम है, एक मिनट। ठीक है, होलो एंजाइम क्या होता है, कंप्लीट एंजाइम जो किससे बना होता है, दो चीजों से मिलके, प्रोटीनेशियस पार्ट जिसको हम क्या बोल देते हैं, एपो एंजाइम बोल देते हैं, प्लस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो एपो एंजाइम है वो क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। कब तक इनएक्टिव रहेगा, जब तक इसके साथ कौन नहीं जुड़ जाता, कोफैक्टर नहीं जुड़ जाता। अब ये जो कोफैक्टर है वो कोई भी मेटल आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास क्या है, ये मान लो मेरे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, बेसिकली जो एंजाइम है उनको क्या करवाएगा, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव किसका कोफैक्टर हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ रुबिस्को हो गया जैसे हमारे पास। ठीक है, रुबिस्को का कोफैक्टर कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, उसके अलावा पेप्केज, हमने C3 और C4 जो आपके पास साइकिल्स होते हैं, रुबिस्को हमारे पास C3 साइकिल में आता है फोटोसिंथेसिस में, और पेप्केज हमारे पास C4 साइकिल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये किसकी तरह काम करेगा, कोफैक्टर की तरह काम करेगा। कौन काम करेगा कोफैक्टर की तरह, मैग्नीशियम। अब जब तक मैग्नीशियम नहीं होगा भाई, ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्टिवेशन में, ठीक है, इनको एक्टिवेट करवाने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो हमारे पास ये जो मेटल आयंस हैं या फिर जो आपके पास आयंस हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, एंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे, कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। क्लियर है। ठीक है, yes ma'am. और फोर्थ, इनमें से जो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे वो क्या करवाएंगे, आपके पास एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन, जैसे हमारे पास एटीपी हो गया, NADPH हो गया, है ना, कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेरे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या करेंगे, ये 4 मेन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मेन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, साथ में हमने क्या बोला कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमने एसेंशियल इसलिए बोला क्योंकि इनके बिना जो प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, ना वो कंप्लीट को ग्रोथ कर सकता है, ना ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना ही ये रिप्लेसेबल है, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मेरे पास जो 3 क्राइटेरिया हमने बोले, ठीक है, कि ना ही ये रिप्लेसेबल है और डायरेक्टली क्या होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास न्यूट्रिएंट हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला हमने, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, या कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल के एलिमेंट हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, या फिर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जहाँ पे फॉस्फोरस हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन होती है, तो फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, ADP से ATP बन जाता है। ठीक है, वहां पे हमने इनका रोल बोला। ठीक है,
और साथ में हमारे पास ये क्या करेंगे, एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे। किसी भी एंजाइम को या तो एक्टिवेट करवा देंगे या तो इनहिबिट भी करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्टिवेटर की तरह पढ़ा कि आपके पास जो कोफैक्टर है मैग्नीशियम, वो क्या कर रहा है, एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी तरह काम करेंगे। ठीक है, अब देखो एक्टिवेटर में आपके पास एक तो मैग्नीशियम बताया मैंने रुबिस्को एंड पेप्टेज के लिए, इसके अलावा आपने दो चीजें और सुनी होंगी। ठीक है, एक हमारे पास जो जिंक होता है। ठीक है, जिंक किस में हेल्प करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। अब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और लास्ट में एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, 2 कंपोनेंट ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, अब जब क्या हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी किसकी बात हो रही है, ईस्ट की बात हो रही है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट में क्या बनता है हमारे पास, जो एंड प्रोडक्ट है वो बन जाता है हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है। मतलब पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन को हम क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो डी कार्बोक्सिलेशन होती है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होता है। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है और डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है ये काम, इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अभी जो इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो NADP होता है, ठीक है, NADPH, ठीक है, उससे हाइड्रोजन निकालता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, NAD। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, NADH की बात हो रही है, H पॉजिटिव की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या करवाता है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है NAD पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनॉल आ जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो रिएक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो जिंक की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो जिंक आयन किसको एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं, ये एक्टिवेटर हैं किसके लिए, हमारे पास जो इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, हमारे पास जिंक करता है। क्लियर इतनी बातों, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। इतना क्लियर है आपको, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रोल की। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन होती है वो तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में होती है। ठीक है, बट ये एब्जॉर्ब कैसे होती है, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एज NO3 नेगेटिव की फॉर्म में मेनली। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे पास किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, NO2 नेगेटिव की फॉर्म में एंड NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, पर मैक्सिमम आपके पास किसकी फॉर्म में होती है, NO3 नेगेटिव फॉर्म में मैक्सिमम जो होती है एब्जॉर्प्शन वो NO3 नेगेटिव की फॉर्म में होती है। और वहीं पे स्मॉल अमाउंट में बात करें तो NO2 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पास कि मेन रोल क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन होती है वो क्या करती है,
बेसिकली सबसे ज्यादा प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। इसलिए हम देखते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनपीके रिच होते हैं, मतलब जिनमें नाइट्रोजन, आपके पास फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो नाइट्रोजन है वो किसका कंपोनेंट है, फर्स्ट नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। नाइट्रोजन एक तो हमारे पास क्लोरोफिल का कंपोनेंट है, दूसरा नाइट्रोजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डीएनए के लिए, आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, उसके अलावा हॉर्मोन्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, विटामिन्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इन सब के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन एसेंशियल होता है, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन होता है, जो क्या बोला मैंने, एसेंशियल कंपोनेंट है और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो किसको चाहिए, जो मेनली मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास कौन रिक्वायर्ड होता है, मेनली रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। उसको क्या चाहिए होता है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट को ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा बोला कि हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या चाहिए होती है, जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, उनको बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। और जो नाइट्रोजन है वो क्या काम कर रही है, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में, डीएनए, आरएनए, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड बेसिकली मेरिस्टेमेटिक पार्ट में ग्रोथ में हेल्प कर रही है। तो जहां पे भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनेगा वहां पे हम क्या बोलेंगे, किसकी वजह से हो रहा है, वो नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन के बाद बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट मिनरल न्यूट्रिएंट, यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ फॉस्फोरस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, देखो जितना हमने पढ़ा उतना क्लियर है आपको, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट है उसका रोल क्या है, क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इसका रोल पता होगा तो बाद में हमें क्या पता लग जाएगा, डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, तो हम आधी चीजों को क्या कर सकते हैं, फिर को रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने किसके बारे में देखा, पहले हमने देखा कि आपके पास क्या होना चाहिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है उसका रोल देखा कि नाइट्रोजन क्या क्या रोल परफॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट में हम बात कर लेती हूँ फॉस्फोरस की, ठीक है। एक मिनट, हम इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, दोनों चीजें मैं बता देती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। नाइट्रोजन में दो चीजों की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक हम बात कर लेते हैं फंक्शन की, ठीक है, और एक हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेफिशिएंसी सिम्टम की, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम फंक्शन में बात करें तो क्या है, देखो नाइट्रोजन हमारे पास सभी जो आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे COH ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे NH2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यही होता है मेरे पास। अब देखो ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो भाई अगर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो जितने भी प्रोटीन्स होंगी सब में क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वैसे ही जैसे ह्यूमंस होते हैं वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है, डीएनए होता है। अब जो प्लांट्स का डीएनए होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाम से पता लग रहा है नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो किससे बने होंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, इट आइदर बी डीएनए और इट आइदर बी आरएनए, ठीक है। तो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, उनमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन स्पेसिस प्रेजेंट होंगे,
ठीक है। उसके अलावा जो को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन का रोल होता है। उसके अलावा हमारे पास, हमने क्या बोला, जितने भी हमारे पास हॉर्मोन्स हैं उनमें भी क्या होगा, नाइट्रोजन का रोल प्रेजेंट होगा। क्लियर इतनी बात? जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगी, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेफिशिएंसी की, ठीक है, तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे येलोइंग हो जाएगी। ठीक है, येलोइंग ऑफ लीफ हो जाएगी और उसको हम बोल देते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस ऑफ द लीफ। जो लीफ होगी प्लांट की वो क्या हो जाएगी, पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी। ठीक है। अब जो पेट्योल का कलर होगा, पेट्योल और जो लीफ वेन होगी किसमें, लीफ में, वो क्या हो जाएंगे, उनमें जो कलर है, ठीक है, उनका कलर बेसिकली येलो होना अपीयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एंथोसाइनिन क्या होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। पेट्योल क्या होता है, जिससे मेरे पास क्या होता है, लीफ अटैच होता है स्टेम के साथ। ये मेरे हो गई स्टेम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, स्टेम हो गई। अब जो स्टेम है उस पे क्या लगा है, लीफ लगा है। ठीक है, अब जो लीफ जहां से अटैच है, जिस स्टॉक से अटैच है, उस स्टॉक को हम बोल देते हैं पेट्योल। और ये हो गया लीफ। लीफ में क्या होंगी, वेन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हमने क्या बोला, जब क्या होगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये जो वेन्स है, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, येलो होने लग जाएगी। और पेट्योल भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा येलो कलर, येलोइश अपीयर होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपके पास, अब ये जो येलो कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, और जो क्लोरोफिल है वो डिग्रेड, मतलब क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो जा रहा है। क्योंकि हमने क्या बोला, क्लोरोफिल बनाने के लिए क्या चाहिए जी, क्लोरोफिल बनाने के लिए हमें चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, अब क्लोरोफिल की वजह से आ रहा था ग्रीन कलर, अब नाइट्रोजन नहीं है तो क्लोरोफिल का कलर नहीं होगा, तो येलो येलो कलर फिरने लग जाएगा लीफ का। अब जैसे येलो येलो कलर फिर रहा है, वो किसकी वजह से फिर रहा है, एंथोसाइनिन की वजह से फिर रहा है। ठीक है, क्योंकि एंथोसाइनिन, देखो, मेन जो पिगमेंट होता है प्लांट्स में वो होता है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल कम हो जाए तो बाकी पिगमेंट्स जैसे एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स, वो अपना इफेक्ट शो करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कलर होगा वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो स्टंटेड हो जाएगी, बढ़ नहीं पाएगा अच्छे से प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ क्या होगी, स्टंटेड हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेरे पास जो मिनरल न्यूट्रिएंट है उसमें मैं बात कर लेती हूँ फॉस्फोरस की। ठीक है, फॉस्फोरस में भी हम दो चीजें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि भाई फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, एक हम देखेंगे कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन से सिम्टम आएंगे। तो एक हम बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम की। ठीक है, अब जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो फॉस्फोरस है, ठीक है, अब आपने फॉस्फोरस कहाँ पे पढ़ा है, डीएनए में भी पढ़ा है हमने फॉस्फोरस की। जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है, बैकबोन ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, है ना। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ शुगर, तो बेसिकली हमारे पास फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस मेरे पास हो जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, किसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, कंपोनेंट ऑफ शुगर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फॉस्फोट क्या हो जाएगा, एक तो कंपोनेंट ऑफ शुगर है। ठीक है, उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, कॉमा न्यूक्लिक एसिड हो गया हमारे पास, क्योंकि बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास, देखो ये मेरे पास राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में यहाँ पे जब नाइट्रोजन बेस लगता है तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तब हम इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड। मतलब तो न्यूक्लियोटाइड बनाने में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो डीएनए होता है हमारा वो न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में किसकी जरूरत होती है, फॉस्फेट की जरूरत होती है। अब जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सबसे बड़ी बात, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो वहां पे भी फॉस्फो वर्ड आ गया, तो किसके बने हुए हैं, फॉस्फोलिपिड है, तो वहां पे फॉस्फेट है, ठीक है। तो जहां पे भी फॉस्फो ग्रुप होगा तो वहीं पे आपके पास फॉस्फेट चाहिए होगा। तो मेरे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन क्या है आपके पास, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, हम फॉस्फेट को ऐड करते हैं, फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। तो इन सभी में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। अब जब फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, अब जब फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ठीक है। जो लीफ है वो अर्ली एज में गिरने लग जाएंगी, ठीक है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सिम्टम। सेकंड सिम्टम क्या हो जाएगा, डेड नेक्रोटिक एरिया, एक मिनट, डेड नेक्रोटिक एरिया डेवलप ऑन फ्रूट एंड लीफ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मेरे पास कोई भी मेरे पास लीफ है, एक तो अर्ली स्टेज में प्रीमेच्योर ये हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अगर वो रह भी गया तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे व्हाइट कलर में बनाती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज होने लग जाएगा। टिश्यू डैमेज को हम बोल देते हैं नेक्रोसिस, ठीक है, जहां से आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाएंगे, डार्क कलर्ड डार्क स्पॉट दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, टिश्यू डैमेज हो गया है, ठीक है। और टिश्यू डैमेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नेक्रोसिस, ठीक है। तो क्या होने लग जाएगी, नेक्रोटिक कंडीशन आ जाएगी, जिसको हम नेक्रोसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास लीव्स होंगे वो किस कहाँ पे टर्न हो जाएंगी, देखो लीफ का कलर ग्रीन होता है, अब लीव्स टर्न डार्क टू ब्लू ग्रीन, मतलब यहाँ पे जो स्पॉट होंगे वो काफी डार्क हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से डार्क से आपके पास ब्लू ग्रीन की तरफ जाएंगे, ब्लू ब्लू स्पॉट, मतलब आप डार्क डार्क आपको स्पॉट दिखने लग जाएंगे। क्लियर इतनी बात है, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर की, ठीक है। अब जो सल्फर है वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज द सल्फर, ठीक है। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि मेन आपके पास जो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है, ठीक है। अब सल्फर में भी हम क्या बात करेंगे, दो चीजों की बात करेंगे कि भाई सल्फर क्या चीजें बना रहा है, उसका फंक्शन क्या है, दूसरा अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो चीज आएगी, ठीक है, हमारे पास जो सल्फर होता है वो 2 अमाइनो एसिड का कंपोनेंट होता है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ, सल्फर किसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ मेनली 2 अमाइनो एसिड, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को क्या बोल देते हैं हम, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है सिस्टीन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास मिथायोनिन, ठीक है। मिथायोनिन और सिस्टीन दोनों ही कैसे हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और मिथायोनिन आपके पास और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन है ना, ठीक है। तो इसके आपके पास एक तो स्टार्ट कोडोन है, ठीक है, साथ में ये मिथायोनिन के लिए कोड कर रहा है, डुअल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये चीज आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास सल्फर होता है वो उसमें क्या होता है आपके पास, जो सल्फर होता है
ठीक है, जैसे आपके पास थाइमिन है, ठीक है, थाइमिन इज द नेम ऑफ विटामिन B1, ठीक है। तो विटामिन B1 का पार्ट भी होता है, थाइमिन बनाने में के लिए भी क्या चाहिए होता है, सल्फर चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे पायरोफॉस्फेट है, विटामिन में बायोटीन जो हमारे पास होती है, ठीक है, वो भी उसको बनाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, सल्फर की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो सेल्स है, प्लांट सेल है, उनमें क्या होता है आपके पास, फॉस्फोसल्फेट होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोसल्फेट के फॉर्मेशन में भी क्या चाहिए, सल्फर चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट के फॉर्मेशन में भी क्या चाहिए, सल्फर चाहिए, ठीक है। तो जहां पे भी आपको सल्फेट है, ठीक है, जहां पे भी कोएंजाइम है, ठीक है, वो किसकी तरह काम करेंगे आपके पास, बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होंगे वो सल्फर की तरह, जहां पे भी आपके पास सल्फर का यूज आ रहा है, ठीक है, वहां पे हम क्या कर देंगे, सल्फर चाहिए होता है। अब देखो जब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरोसिस ऑफ लीफ हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी में क्या आ जाएगा, क्लोरोसिस ऑफ लीफ, ठीक है। और इसमें सेकंड मेन सिम्टम क्या है, जो लीफ होगा उसका मार्जिन और टिप इनवर्ड कर्लिंग करने लग जाएगी, ठीक है। सेकंड सिम्टम क्या होता है, मार्जिन एंड टिप्स ऑफ लीव्स रोल इनवर्ड, रोल इनवर्ड, ठीक है। ये मेरे पास कोई लीफ है, ठीक है, जब इसमें क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, इसके मार्जिन अंदर को कर्ल करने लग जाएंगे, ठीक है। साथ में इसका ये जो अपेक्स है वो भी क्या करने लगा है, अंदर को कर्लिंग शुरू कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेम होती है, थर्ड सिम्टम स्टेम होती है वो हो जाएगी स्टेम बिकम हार्ड। और ये जो स्टेम है वो हार्ड क्यों होगी, इसमें बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने लग जाएगी, डेवलपमेंट होने लग जाएगी स्क्लेरेंकाइमा की, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा हमारे पास कौन सा टिश्यू होता है, प्लांट के केस में स्क्लेरेंकाइमा इज द डेड टिश्यू, ठीक है। डेड टिश्यू होता है जो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टेम हो जाएगी वो हार्ड हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम में भी हम क्या करेंगे, दो चीजों की बात करेंगे, एक फंक्शन की, एक डेफिशिएंसी की, ठीक है। एक हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की और एक यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन की, ठीक है। अब फंक्शन में देखो, कैल्शियम जहाँ पे भी वर्ड आया है, ठीक है, जैसे हमारे पास बोन्स होती है ना, वैसे ही प्लांट्स में जब हमारे पास दो सेल्स हैं, दो सेल्स को, एक सेल को दूसरी सेल को, ठीक है, दो नेबरिंग सेल हो गई, ये इसकी नेबर हो गई, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे किसकी होती है, मिडल लैमिला की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करवाता है, जो मिडल लैमिला बना होता है वो बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है। तो जो मिडल लैमिला है, तो मिडल लैमिला फॉर्मेशन में कौन किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में या दो एडजेसेंट सेल या नेबरिंग सेल को जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम हो जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा मिडल लैमिला, ठीक है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो कैल्शियम होगा वो कोफैक्टर की तरह काम करेंगे इसका, ठीक है, क्या कोफैक्टर की तरह काम करेगा कैल्शियम, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होती है, ठीक है, एंड फॉस्फोलिपिड होता है, उनमें भी कैल्शियम काम करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है उनकी तरह भी आपके पास कैल्शियम काम करता है, ठीक है, जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी आपके पास क्या होता है, कैल्शियम काम करता है। मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में भी आपके पास क्या करता है, कैल्शियम फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, बेसिकली एक तो क्लोरोसिस हो जाएगी,
ठीक है। अब देखो क्लोरोसिस बहुत सारे जो आपके पास मिनरल न्यूट्रिएंट है उनका सिम्टम होता है, तो लास्ट में हम एक साथ पढ़ेंगे कि जहाँ पे भी ये मिनरल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो वहां पे क्लोरोसिस होगी। ठीक है, तो अभी हम जर्नल पढ़ रहे हैं, तो जर्नल में हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास क्या होगा, जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो क्लोरोसिस हो जाएगी जी, ठीक है, क्लोरोसिस अलोंग लीफ मार्जिन, ठीक है, जो लीफ मार्जिन होंगे साइड साइड की जगह होगी वहां पे ही क्या दिखेगी, हमें क्लोरोसिस दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यंगर लीफ होंगे वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसकी माल फॉर्मेशन, अच्छे से फॉर्म नहीं हो जाएगी, माल फॉर्मेशन ऑफ अ यंगर लीफ, ठीक है। तो न्यू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनने के लिए भी क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं, सेंट्रियोल से बनते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल से आपके पास जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी क्या होंगी, अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगी, तो सिर्फ हमने इसमें इतना सा ही याद रखना है कि आपके पास माल फॉर्मेशन ऑफ यंगर लीफ हो जाएगी और क्लोरोसिस हो जाएगी, इतना क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में भी हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो भाई ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है, ठीक है, और एक अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो बेसिकली ये रिक्वायर्ड होता है मैनी एंजाइम्स, ठीक है, मैनी एंजाइम्स के लिए हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे आपके पास फॉस्फेट ट्रांसफर करना हो तब भी हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हमारे पास यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है दैट इज द एसेंशियल कंपोनेंट, हमारे जैसे हम हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल मेटल होती है वो होती है हमारे पास आयरन, वैसे ही जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में जो आपके पास मेन एलिमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज द मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम और साइड में होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल कौन होता है, आपके पास Mg2 पॉजिटिव दैट इज द मैग्नीशियम, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास देखो ये मेरे पास mRNA है, ठीक है, अब mRNA के साथ क्या होता है, दो प्रोटीन्स ज्वाइन करती हैं, प्रोटीन्स मतलब आपके पास राइबोसोमल यूनिट, ठीक है, mRNA के आगे चल के बनाएगा प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, दो राइबोसोमल यूनिट बाइंड कर जाएंगे, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट, मतलब ट्रांसलेशन जब शुरू होती है तो हम क्या बोल देते हैं, जो स्मॉलर सब यूनिट है वो पहले एनकाउंटर करती है mRNA को, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए भी कौन सा आयन चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन का रोल कहाँ पे हो गया, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल पार्टिकल, ठीक है, एक तो क्लोरोफिल का भाई मेन कंपोनेंट है, सेकंड इसका रोल होता है बाइंडिंग इन राइबोसोमल पार्टिकल, ठीक है, राइबोसोमल पार्टिकल्स को बाइंड करने में भी किसका फंक्शन होता है, मैग्नीशियम को होता है, थर्ड, ठीक है। जब पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, हमारे पास जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पायरुविक एसिड के दो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, ठीक है। अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसके कन्वर्जन में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए की कन्वर्जन में भी हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हमारे पास मैग्नीशियम चाहिए होता है, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, इसमें भी मैग्नीशियम चाहिए होता है। दूसरा अगर आपके पास क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल का जो मेन स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल में वो क्या होता है आपके पास, मैग्नीशियम, तो इन तीनों कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन में हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम चाहिए होता है, ठीक है। और देखो जहां पे भी क्लोरोफिल आ गया तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, मैग्नीशियम बना रहा है क्लोरोफिल, ठीक है, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भाई क्लोरोफिल नहीं बनेगी, येलो लीफ होने लग जाएंगी और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्लोरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोसिस ऑफ लीव्स तो होगी,
ठीक है। उसके अलावा जो टिश्यू है वो डैमेज भी होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेड नेक्रोटिक पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पैचेस डेवलप ऑन अ लीव्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास पोटाशियम। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। बताओ। यस मैम। ठीक है, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कल करें? कल करते हैं मैम। ठीक है। एक्चुअली एक तो 9 बजे देखो क्लास अभी होती है हमने ना मैम, थोड़ा सा, हाँ जी, एक 9 बजे क्लास होती है तो फिर थोड़ा सा गैप होता है मेरे पास, इसलिए नहीं तो लंबा भी ले सकते थे। ठीक है, ठीक है, हाँ कोई बात जी। नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेन न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। अब जब हम पढ़ेंगे इनको, ये तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे पास जब हम स्टडी करेंगे तो हम मेनली जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो आपके पास नेक्रोसिस है वो किसकी किसकी वजह से होती है, ठीक है। क्लोरोसिस किस वजह होती है, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे फिर उसको, है ना। तो आई होप जितना हमने किया उतना क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे आपको किसी चीज में डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू मैम।